हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पंजाब में सैलाब और बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। सूबाई हुकूमत की जनूबी पंजाब को सैलाब से बचाव के लिए तमाम तैयारियां सिर्फ कागजों और कैमरों तक महदूद। ग्राउंड पर सहूलतों का फुकदान। सैलाब से मुतअद्दिद शहर और सैकड़ों देहात डूब गए। माल मवेशी रुल गए। फसलें मुकम्मल तबाह। हजारों मुतासरीन बेघर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में हुकूमत की नाअहली से पैस्को सेंटर की करोड़ों की गंदम सैलाब की नजर हो गई। ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम और इनसे तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे में रिलीफ मिल गया। यास्मीन राशिद, अयाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल और खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने सैलाब को अवाम पर अल्लाह ताला का एजाब करार दे दिया। बानी PTI का एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त बयान सामने आ गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी पर सख्त तनकीद कर डाली। इन तमाम सियासी मामलात पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ नेपाल की आवाम सड़कों पर आ गई। पुलिस के साथ झड़पों में 20 अफराद हलाक और कई जख्मी। नेपाली वजीर आजम के KP शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू समेत तमाम शहरों में कर्फ्यू नाफिज। नेपाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान की क्या सूरत हाल है और आवाम को जो है वो किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में, स्पेशली जलालपुर पीरवाला में कहा जा रहा है बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। उनको वहां के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अलर्ट भी दे दिया गया है। क्या मुश्किलात का सामना है इस वक्त आवाम को वहां पे? देखिए जी, ये जो सैलाब आया है ये सिर्फ मुल्तान का एरिया इसने इफेक्ट नहीं किया, बल्कि इसने पूरी जनूबी पंजाब का एरिया इफेक्ट किया है। अगर हम राजनपुर रुझान की तरफ जाएं तो इंडस रिवर ने वहां तबाही मचाई हुई है। इधर विहाड़ी की तरफ आए तो वहां पर दरिया सतलुज ने जो है दरिया सतलुज ने बहावलपुर के एरिया में तबाही मचाई हुई है। और इसी तरह जिला विहाड़ी में रावी ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इस वक्त पूरा जनूबी पंजाब जो है वो सैलाब की लपेट में है। और जैसे ही त्रिमो से ये जो चनाब का रेजा निकला है उसने पूरे इस एरिया को, इस पूरी बेल्ट को रहीम यार खान तक हिट किया है। तो जो सबसे ज्यादा मसाइल का सामना है इस वक्त, जो लोग सैलाबी इलाके हैं वहां पर गिरे हुए हैं, उन्हें जो है वो रेस्क्यू नहीं किया जा सका जो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था। जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला दरपेश है वो इंसानी जानों के बचाने का है जी। अगर तो फौरी तौर पर ऑपरेशन को तेज नहीं किया जाता, और वहां पर जो सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त बोट्स की है, बोट्स की शदीद कमी है और लोग अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किस तरीके से जो सैलाब के अंदर लोग, खवातीन, बच्चे फंसे हों उनको निकाला जा सके। लेकिन ना तो लाइफ जैकेट्स हैं, ना बोट्स हैं, ना ही अफरादी कुव्वत है। कुछ मरकजी मुस्लिम लीग की 3 बोट्स हैं, वो जलालपुर के एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 2 बोट्स NGO की हैं। हुकूमत की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि 38 बोट्स जो है वो फराहम की गई हैं, लेकिन वहां पर ऑन ग्राउंड जब हमने सिचुएशन देखी है तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। और जो अवाम है वो जिसके पास कोई सोशल मीडिया की एक्सेस है वो अपनी फुटेजेस बना के भेज रहे हैं। हमने बारहा राब्ता किया है जिले इंतजामिया से भी, जो लोगों ने हमें फुटेजेस या मैसेजेस भेजे हैं कि हमें रेस्क्यू कराया जाए, लेकिन वो अभी तक लोग रेस्क्यू नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब जो लोग अपना घर बार छोड़कर, जिनको जो फ्लड बंद हैं उनके ऊपर जो कैंप लगाकर दिया है, वहां पर भी किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है लोगों को। उनके साथ जानवर भी हैं, जानवरों का चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोगों को रहने की जगह नहीं है। कल सारा दिन ऐसे रही में बारिश होती रही, बारिश की वजह से भी लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना रहा है। लेकिन दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत कुछ कर रही है और सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की जा रही है, लेकिन जो आने वाले दिन है उसके ऊपर किसी किस्म की मंसूबाबंदी ना तो पहले देखने को मिली ना आइंदा देखने को मिल रही है। क्योंकि जो जनूबी पंजाब है वो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसका 70% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है।
तो वो सारा का सारा तबाह हो गया है। वहां पर चावल की फसल, गन्ने की फसल, कपास की फसल, सब्जियां, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई है। तो आने वाले दिनों में जो हुकूमत बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही, वो फूड सिक्योरिटी का इशू बनने जा रहा है और हुकूमत ज़राअत पे भी तवज्जो नहीं कर रही। सूबे में पहले भी अपना जो है वो गंदम का बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। यूं समझें कि 4,000 रुपए मन तक गंदम पहुंच गई है और जो रही सही कसर है वो सैलाब ने पूरी कर दी है। आपने मुजफ्फरगढ़ का पास्को का सेंटर तो बताया, लेकिन खानेवाल का भी जो पास्को का सेंटर है वो भी गंदम जो है वो भी दरिया में बह गई है, जिस पर आज वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए डीजी पंजाब फूड को जो है वो चेंज कर दिया है। लेकिन इस किस्म के इकदाम से मेरा ये ख्याल है कि मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, ये हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। जी शकील साहब, ये बताएगा कि क्या आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत की तैयारी और मिसमैनेजमेंट है, या अब मामलात बहुत हाथ से बाहर हो चुके हैं और इतनी कैपेसिटी और रिसोर्सेज ही नहीं है हुकूमत के पास कि अब सिचुएशन को हैंडल किया जा सके? देखें, हुकूमत को जो है अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा सैलाब इंडिया से आ रहा है, जबकि खबरें बहुत पहले से आ रही थी, प्री मॉनसून भी था। और हुकूमत को उस वक्त अंदाजा हुआ जब लाहौर में पानी पहुंचा, तो शायद फिर हुकूमत को उस वक्त पता चला कि सैलाब आ गया है। जब सैलाब आया तो उसके बाद हुकूमत की किसी किस्म की भी कोई तैयारी नहीं थी। जो फ्लड बन रहे हैं उनको अरसा दराज कई सालों से मुरम्मत ही नहीं किया गया, ना ही उनको देखा गया। उल्टा वहां पर पानी ना आने की वजह से लोग जो है, जो दरिया का रिवर बेड है जिसको हम बेड का इलाका कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की आबाद है। लोगों ने वहां फसलें भी काश्त की, घर भी बनाए, इसके अलावा बागात तक लगाए हुए हैं। लेकिन उस बात को कभी भी नोटिस नहीं किया गया कि दरिया का जो गुजरगाहें हैं उनको तजावजात और लोगों ने बंद कर दिया और हुकूमत ने भी उसको नोटिस नहीं किया। इवन देन ये हुआ कि जो रेत माफिया है वो जो दरिया से रेत निकाल कर लेकर जाता है, उसको फिर जो हिफाजती बंद है शहर को बचाने के लिए, उसके ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। वहां से भी रास्ते बने हुए हैं, लोगों की गुजरगाहें बनी पड़ी थी। लेकिन अब जो है हुकूमत इसको किए हुए है कि शहरों को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से जो फ्लड बैंक हैं, जो रिवर के बैंक हैं, किनारे हैं, फ्लड बंद हैं, उनको किसी न किसी तरीके से मजबूत किया जाए। वहां पर इस वक्त काम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये डिजास्टर इतना बड़ा है कि हुकूमत अब इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। अब फ्यूचर की प्लानिंग की जरूरत है हुकूमत को। अगर हुकूमत सोचती है फ्यूचर में बात करते हैं, अभी फ्यूचर तो बात की बात है, फिलहाल वी आर इन द मिडिल ऑफ ए ह्यूमन डिजास्टर। ये तो बात की बातें हैं कि फ्यूचर में क्या करना या नहीं करना। अभी ये बताया जा रहा है कि आपने भी जैसे बात की कि जनाब के अचानक फ्लड आया, सैलाब आया, फेयर इनफ, वो बात लाहौर तक तो ठीक समझ में आती है, सेंट्रल पंजाब तक, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद इस साइड से जो भी हुआ। लेकिन जब ये मुल्तान जो है या भावलपुर तक या यहाँ तक, तो 3-4 दिन का गैप तो है आपके पास, 3-4 दिन तो मिल जाते हैं। मुल्तान के इंतजामिया को भी मिले हैं, आगे उन मुजफ्फरगढ़ वालों को मिले हैं। इतने 3-4 दिनों में तो ये अपनी तैयारी की जा सकती थी, स्पेशली जब डाटा भी होगा इनके पास कि कितना त्रिमू से कितना आना है, वहां से आपका रावी से कितना आ रहा है, चनाब से कितना आ रहा है, सतलुज में। ये तो आजकल साइंटिफिक डाटा अवेलेबल है और इंडिया ने भी बता दिया था। तो उसके बावजूद अगर कुछ नहीं किया गया, ये तो फिर उसकी ये हुकूमत की तो यहाँ पे नाअहली आएगी। एक तो लाहौर हुकूमत से आएगी, दूसरी जो मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है वो एक्टिव नहीं थे इस बात पे कि कितना पानी आ रहा है, कितना यहाँ पे होगा। कोई टेक्निकल, कोई साइंटिफिक, कोई एक्टिविटी नहीं कि बस पानी आएगा पिछले सालों की तरह गुजर जाएगा। सो ये तो नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, ह्यूमन एरर है इसमें तो, या उसमें मतलब इनकम्पिटेंसी है। ये कहना कि अचानक पानी है, मुल्तान तक तो अचानक नहीं पहुंचा। लाहौर अगर उसमें लाहौर, सियालकोट, नारोवाल तो मैं मान लेता हूँ कि अचानक आया है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। मुल्तान तो उसके बॉर्डर पे नहीं है सर, ये तो 3-4 दिन लगे हैं उसको पानी पहुंचने में वहां तक। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सब के अपना खबरें आ रही थी कि त्रिमू से जो है पहला जो रेला है वो 5 क्यूसिक से जायद का होगा, जो आज से 3 दिन पहले जो है यहाँ से गुजरा है। लेकिन उसके बाद दूसरी खबर भी मौजूद थी कि इतना ही रेला जो इस वक्त मौजूद है वो भी त्रिमू से निकलेगा और उसने हेड पाइंट से होते हुए दरियाए चनाब को क्रॉस करते हुए पंजनद में जाकर शामिल होना है। और इतलात ये भी थी कि क्योंकि सतलुज में पानी है, सतलुज का पानी आकर जलालपुर पीरवाला का जो एरिया है वहां पर आकर चनाब के पानी के साथ मिलता है।
जबकि ये कबीरवाला वाली साइड पर रावी का पानी चिनाब के अंदर मिलता है और फिर ये आगे जाकर पानीनद में जो है डाउन स्ट्रीम चले जाते हैं। तो ये सारी इतलात मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट जिस तरीके के इंतजाम गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए थे, उस किस्म के इंतजाम मतलब अल्लाह तवक्कल बैठे थे, मतलब अल्लाह तवक्कल बैठे थे कि एक मतलब इंतजार करते रहे कि हेड मोहम्मद वाला से पानी अब इस तरीके से गुजर जाएगा, आज गुजरेगा, कल गुजरेगा, इसको तोड़ना है नहीं तोड़ना, ब्रीच करना है नहीं करना, मतलब रोजाना की बुनियाद पर यही कहा जाता है। अब कल रात की इन्होंने जो हमारी खैर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने खबर जारी की कि शेरशाह को ब्रीच किया जा रहा है रात के टाइम, और लोगों में पैनिक फैला। फिर पता चला कि नहीं किया जा रहा, फिर सुबह 10 बजे किया जाएगा, फिर 5 बजे किया जाएगा, तो अभी तक ब्रीच नहीं किया गया। तो बर वक्त अगर फैसले कर लिए जाते तो मेरा ये ख्याल है कि जितनी तबाही हुई है क्या अभी बता, वो खबरें आपने भी कहा है, खबरें भी आ रही थी, वो एनडीएमए वगैरह भी कह रहे हैं कि अगली 1-2 दिन या 1-2 रातें अभी मुल्तान के लिए बड़ी भारी हैं, अभी भी पीछे से पानी आ रहा है, उसकी क्या इतलात हैं? क्या करेंगे, रात को ब्रीच करेंगे, फिर लोग बच्चे फैमिलीज? नहीं, देखें वो जो पीछे से पानी आना था ना, वो इस वक्त मुल्तान से गुजर रहा है, जो त्रिमो से निकला है 5-5.5 लाख क्यूसेक का रेला। असल इशू जो है, अगर तो जो महकमा आशी है वो जो शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद है, जिन पर अब काम किया जा रहा है, पिछले 10 सालों में किसी किस्म का काम नहीं किया गया, ना उनकी मुरम्मत की गई है, ना देखभाल की गई है। मुरम्मत छोड़े, लोग तो मिट्टी उठा के ले गए। हमारे पूरे लिया साइड पे जो बड़े बड़े बंद थे वो तो लेवल हो चुके हैं, वो तो मिट्टी उठा रहे हैं, खोते रेडियो पे आते हैं, उठा के ले जाते हैं, लोग रोकने वाला नहीं था। आपके यहाँ भी तो ये कुछ हुआ होगा, मुल्तान पे उठा के होंगे लोग, रेत उन्होंने बेची होगी वहां पे बहुत सारे लोगों ने इरिगेशन वालों के साथ मिलकर। सर जी मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि बजाय उनको बचाने के, वहां पर लोगों को गुज़राह बना कर दे दी है, रास्ते बना कर दे दिए कि भाई यहाँ से आप गुजरे। हालांकि हर साल जो है NHAC महकमा इरिगेशन को जो है फंड देता है, जो उसके मेन ब्रिज है उसके आसपास जो शहर को बचाने के लिए बंद हैं, उनको बचाने और मुरम्मत करने के लिए भी NHA भी फंड जारी करता है हर साल। और लेकिन पर तवज्जो नहीं दी, ना तजावजात पर, ना ही बंदों को मजबूत करने के हो जाएंगी। ये बाद में हम इन पे इश्यूज पे बात करते रहेंगे, आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये बताएं इस वक्त करंट क्या कोई वहां पे कोई जितना बड़ा एक डैमेज हमें नजर आ रहा है, लोग बेचारे डूबते हुए अपने सेल्फ हेल्प ये बेसिस पे जैसे आप कर रहे हैं, लकड़ी के फट्टे शट्टे बना के कश्तियां बनाई हुई हैं, किन्होंने ने कोई 4 पायां उल्टी करके उनके नीचे बेचारे कोई अपनी माँ को कोई बच्चों को वो लेकर, हमने इस तरह बड़े डिस्टर्बिंग फुटेज देखे हैं, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो इतने बड़े जब वास्ट एरिया में 4 दरिया इस वक्त एक साथ छूटे हुए हैं और पूरे का पूरा साउथ उनके घेरे में लिया हुआ है, उधर से दरिया सिंह चाचना वाला मेरा ख्याल है वो साइड जो रुझान, और आप उनकी राजनपुर साइड की वो चीजें जो बता रहे हैं, इधर से हम ये चनाब है, साथ में रावी है, उधर सुतले, 4 दरिया इस वक्त आपको घेरे में लिए हुए हैं। इस पैमाने पे कोई फौज, कोई उन्होंने कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको तलब किया हो, कोई नेवी को तलब किया हो, कोई वो बोट्स लेकर आए हों, कोई अगेन कोई आके रेस्क्यू एफर्ट्स हों, कोई हेलीकॉप्टर्स नजर आए हों, इस तरह कुछ पैमाने पे जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है डिजास्टर का, या जितनी बड़ी थ्रेट है, क्या रिस्पांस भी उतना बड़ा है, या वही वाली बात कि कश्तियां मश्तियां वो कह रहे हैं हमने कश्तियां दे दी जाए कोई 20, 25, 30, ये तो 25-30 लाख मेरा ख्याल लोग इससे अफेक्ट हो रहा है। रिस्पांस क्या है सर? कोई आपको नजर आई है, कोई आर्मी को बुलाया है इन्होंने? कोई ये तो आर्मी लेवल का इंटरवेंशन चाहिए। देखिए रऊफ साहब, आर्मी जो है वो जलालपुर के एरिया में तो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, ओके, लेकिन डिजास्टर इतना बड़ा है, शायद ये लगा पा गए कि कितना बड़ा है। लोग जो है इस वक्त हुए, क्योंकि हमें तो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें भी आ रही हैं, अंदर से फुटेजेस भी आ रही हैं, और हम उसको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता रहे हैं, बाकी लोगों को भी बताया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर फौरी तौर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज नहीं किया गया, तो आज ये मेरी बात आप नोट कर लें, आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको डेथ रिपोर्ट्स होनी शुरू हो जाएंगी, वो बच्चों की सूरत में, खवातीन की सूरत में, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सूरत में, और जानवरों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है वहां पर, क्योंकि चारों तरफ पानी है, उनके खाने के लिए ना तो चारा है ना कोई और चीज है, जिसकी वजह से जानवरों की कोई हेलीकॉप्टर्स के जरिए चले, ड्रोन मैं कहूंगा तो लोग हंसेंगे कि ड्रोन के जरिए भी फूड सप्लाई हो सकती थी। दुनिया में तो अब
वहाँ पे ये होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है ड्रोन्स के जरिए। अब ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा, टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है। तो मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता लोग हंस पड़ेंगे यार, ड्रोन के जरिए भी इन इलाकों में फूड सप्लाई, घरों में, दरख्तों पे जहाँ पे लोग इस वक्त वहाँ बेचारे वही पनाह लिए हुए हैं या लटके हुए हैं, वो तो अलहदा हो, लेकिन हेलीकॉप्टर्स के जरिए तो ये सर्विसेज शुरू की जा सकती थी वहाँ पे। कम से कम कुछ लोगों को जाके सारा दिन उनको फूड सप्लाई की जा सकती थी, गिराई जा सकती थी घरों की छतों पे, या कोई इस तरह का भी कोई इंटरवेंशन कुछ नहीं है सच? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई इंटरवीन नहीं किया है किसी भी जानिब से, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना इस बारे में किसी को अप्रोच किया है, ना ही पाक फौज जो इस किस्म की इमदादी सरगर्मियों में हमेशा हिस्सा लेती है। जब भी कोई डिजास्टर मूव बनता है तो आप ये देखते तौर पर पाक फौज को ही तलब किया जाता है, उसमें जलजला हो, कराची में बारिशें हो, या बाकी जगह पर कोई भी मुसीबत आती है। लेकिन इस जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है वो तहसील जलालपुर पीर वाला है और उसके शहर को खतरा है। मुल्तान शहर को तो खतरा नहीं है, लेकिन जो जलालपुर पीर वाला का तहसील है उसकी पूरी की पूरी जो दही आबादी है वो तो दरिया बुर्द हो ही चुकी है। अब अगला टारगेट जो है वो शहर है, लेकिन इस हवाले से भी हमें उस किस्म के इकदाम देखने को नहीं मिल रहे जिस किस्म के लोग वहां पर तवक्को कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि जो वहां से अराकीन पार्लियामेंट हैं वो भी वहां पर नजर नहीं आ रहे, और लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा मुझे एक मिनट दे दें सिर्फ। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता किया है, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए हमें ये बताएं ये कश्तियां कहाँ से मिलती हैं, हम चंदा करके अपनी कोई प्राइवेट बोट खरीद के जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हमें उस रेस्क्यू ऑपरेशन जिसकी हम तवक्को कर रहे थे वो नहीं किया गया है। फिर मैंने इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें बताया कि ये बोट कराची से मिलती है और उसकी कीमत 13 लाख रुपए है। जी आप बताइए। 13 लाख रुपए हो भी सही, लोग अरेंज कर भी लेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसको आने में, खरीदने में? और एक बोट विल इट बी एनफ, लेकिन लोगों को जज्बे को अप्रिशिएट करना चाहिए, सलूट करना चाहिए जो हुकूमत की वो देख के। हुकूमत के किसी बंदे से मेरी पंजाब में बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो तो कह रहे थे हमने 200-250 बोट्स दी हुई हैं वहां पर, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। एक मुझे पंजाब हुकूमत के किसी एक ऑफिशियल ने बताया सर। उन्होंने कहा जरा मौके पर आके हमें दिखा दें, 200-300 तो बड़ी दूर की बात है, वहां पे 2-3 बोट भी नहीं है जो हुकूमत की तरफ से है, सिर्फ रेस्क्यू की छोटी बोट्स हैं, वो भी जो है पूरी तरह उस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा नहीं ले पाती। और जो दूसरी बोट्स हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट तंजीमों की जानिब से 2 और 3-5 बोट्स हैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला में, और क्योंकि फासला भी काफी ज्यादा है और लोगों को हर वक्त रेस्क्यू करना है, तो आज अनफॉर्चुनेट एक बोट भी खराब होगी जिसकी वजह से जो ऑपरेशन कुछ चल रहा था वो भी बंद हो गया। ये हुकूमत का दावा बिल्कुल मैं मुस्तरद करता हूँ कि 250 बोट्स हुकूमत ने इस एरिया में अचानक ये कहाँ डिसअपियर हो गए, कहीं से जिक्र ही नहीं है, कोई कहीं पे हवाले नहीं है, कोई नजर ही नहीं आते, कोई एमएनए एमपीज ये कहाँ निकल गए? कोई इनको सैलाब के साथ ही ये भी गायब हो गए सर? जी बिल्कुल, जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, आप सिर्फ साउथ पंजाब की बात नहीं कर रहा, आप देख लें, मतलब जहां जहां डिजास्टर हुआ है कहीं भी आपको कोई भी पार्लियामेंट का बंदा नजर नहीं आएगा। आज हुकूमत सेनेट इलेक्शन में मसरूफ रही, लेकिन उसको जो इस मुल्क पे आफत टूटी हुई है, हमें पता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, कितना बड़ा डिजास्टर है, आपको अंदाजा नहीं है। जब ये सैलाब का पानी उतरेगा तो असल दर्दनाक मनाजिर आपके सामने उस वक्त आएंगे, क्योंकि इस वक्त ना तो मीडिया को एक्सेस है ना किसी और बंदे को एक्सेस है कि वो वहां पर जाकर देख ले कि सैलाब ने क्या बर्बादी की है इस पूरे एरिया के अंदर। तो ये तबाही का दास्तान जो है आपको जब ये पानी उतर जाएगा, लोगों का एक्सेस होगा, तो फिर पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो तबाह बर्बाद हुए हैं इस पानी से, कितने लोग बेघर हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है हुकूमत को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि उनके लिए इलेक्शन कराना, वहाँ पे सेनेटर मुंतखब कराना, एमपीज इकट्ठे करना, पंजाब असम्बली में राना सनाउल्लाह साहब को सेनेटर बनवाना, वो ज़्यादा अहम काम था। तो साउथ में तो ये मैसेज आ रहा है कि जनाब के यहाँ पे ये काम बड़े ज़रूरी हैं। जो चीज़ें आपने डिस्टर्बिंग फैक्ट्स, वेरी डिस्टर्बिंग जो आपने बताया, शायद हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त नहीं लग रही, और एक बड़ा एक ह्यूमन डिजास्टर, एक ह्यूमन ट्रेजेडी, एक अलमी इन द मेकिंग। प्रायोरिटी आपने भी देख ली, हमने भी देख ली, उनका प्रायोरिटी आज का सेनेट इलेक्शन था, ना कि साउथ पंजाब और पूरे पंजाब में सैलाब।
बहुत शुक्रिया शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। थैंक यू। शकील अंजुम जो है वो हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्तान की, और इंतहाई खौफनाक जो है वो मंजर कशी उन्होंने की है, स्पेशली जलालपुर की, जहाँ पे कहा जा रहा है कि शहर तक जो है वो अफेक्ट होने का जो है वो खदशा है। हम अपडेट तो जो है वो हर रोज़ आपको देते रहेंगे फ्लड के हवाले से। इस वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ सियासी खबरें भी जो है वो शामिल कर लेते हैं। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में जो है वो बरी कर दिया है। 9 मई के एक और मुकदमे में उनको रिलीफ मिल गया है, जबकि यास्मीन राशिद, अयाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल और खतीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। 9 मई के ये केसेस थे, इसमें पहले भी शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रिलीफ दिया गया। इसके अलावा PTI के दूसरे लोग जो एसोसिएटेड थे उनके साथ, फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिला हमने देखा। फिर शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं उनको भी जो है वो रिलीफ मिला। एक दफ़ा फिर क्लासा साहब शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिल गया है, लेकिन जिनको सज़ाएं मिली हैं उसमें जो एक नाम सामने आ रहा है वो खतीजा शाह साहिबा का है, जिनको 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। इस मुल्क में ना बजाक वक्त तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। मतलब देखें ना आप, एक तरफ इतना बड़ा फ्लड आया हुआ है, अभी हमने शकील अंजुम साहब की मुल्तान से रिपोर्ट्स में वेरी डिस्टर्बिंग वन, और आपने देख लिया कि रिस्पांस की जो पोजीशन थी, रिस्पांस जो आना चाहिए था उस तरह का रिस्पांस नहीं है। शकील ने जो खदशे का इजहार किया है कि जब फ्लड ये उतरेगा और फिर ये मीडिया जाएगा और लोग वापस जाएंगे, देखेंगे कि क्या कोई तबाही बर्बादी हुई है, वी आर जस्ट स्केयर्ड एज वेल। दूसरी तरफ आप देखेंगे आज सेनेट का जैसे पंजाब असम्बली में इलेक्शन भी चल रहा है, वहाँ पे साफ ज़ाहिर सारे वो लोग भी इकट्ठे हैं, हाउस भी हो रहा है, वो भी नॉर्मल चल रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि जनाब इनके ये आज अदालत ने वो सजाएं भी दे दी हैं, फ्लड मजीद पानी भी आ रहा है, वो भी चीज़ें देखी जा रही हैं। खान साहब ने भी अपने ट्विटर वगैरह पे ट्वीट पे वो भी सारी चीज़ें चल रही हैं। सो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, अडियाला जेल भी हो रही है। सो आपको लगता नहीं है कि इस मुल्क में इतनी बड़ी एक ह्यूमन एक्सट्रेजिज इन द मेकिंग, स्पेशली इन द साउथ। जो देखे 4 दरिया वहाँ पे इस वक्त इकट्ठे खुले हुए हैं, घेरे में लिए हुए हैं, सुतलेज है, रावी है। ये इससे पहले मुझे तो नहीं याद पड़ता मेरी लिविंग मेमोरी में कि चारों रिवर जो है ना उनमें फ्लड्स हुआ और वो पूरे साउथ को उन्होंने घेरे में लिया। खैर दैट्स अनदर स्टोरी। बाकी सजाएं जो हुई हैं वो मतलब नथिंग अनयूजुअल, जिनमें पहले भी कह रहे हैं, जिसके वो भी एहतजाज करते हैं कि जनाब कि ये सारी चीज़ें हेयर से पे की हैं। वही गवाह हैं, वही मतलब वही 2 गवाह हैं जो वो कहते हैं जब नीचे हम चारपाई या टेबल के नीचे या मेज के नीचे या कुर्सी के नीचे लेट के छुप करके हम सुन रहे थे, वही गवाह है। सेम स्टोरी, सेम स्क्रिप्ट है, और इन्होंने साजिश के, सबको साजिश के इल्जाम में दी जा रही है। जो लोग पूछते हैं ना कि ये तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे तो आपने इनको कैसे सजाएं दी हैं, तो उनकी अगर जजमेंट्स पढ़ें तो वो कहते हैं कि इन्होंने साजिश की। इमरान खान साहब ये पहले बनी गाला भी की है, और यहाँ पे इन्होंने चक्री के होटल में भी इन्होंने वहाँ पे कोई जूम पे भी थे, कोई घर पे भी थे, कोई होटल में थे, तो उनके जरिए हमने किए। फवाद चौधरी साहब ने अपनी गवाही डलवा दी थी कि जनाब फैसल कुरैशी साहब के जरिए, उस दिन आप भी वहाँ मौजूद थे। वो फिल्म के प्रीमियर पे गए थे। ये मानने वाली बात है, नाम मानने पे आते हो, नाम मानने ये तो अपना डिपेंड करता है ना कि किसकी आपने गवाही माननी है, किसकी नहीं माननी, क्योंकि गवाह तो सेम है। भाई गवाह तो सेम है। ये तो फवाद चौधरी साहब की खुशकिस्मती मैं कहूँगा ना, इतने मैं कह सकता हूँ ना कि उनको गवाह उनको अच्छे मिल गए। आगे जज साहब ने उनकी बात मान ली और प्रोसिक्यूशन ने भी मान ली। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अच्छे इसी तरीके से मिल गए, जैन को भी मिल गए। दे लकी बॉयज हिम्मत से। बाकी इतने लकी नहीं रहे कि उनके गवाहों को या उनकी बातों को मान लिया जाता। सो उन तमाम लोगों को सजाएं हो रही हैं वो तो आपके सामने है। अनयूजुअल जो चीज़ है इसमें जो मेरे लिए भी है वो खतीजा शाह साहबा की है। खतीजा शाह साहबा वहद है मेरा ख्याल है जिनके लिए बड़ी अमेरिकन ने बड़ी इसको एफर्ट की थी इनको निकालने के लिए। जेल में बड़ा लंबा 8-9 महीने मेरा ख्याल है रही थी। 9 मई के बाद इन पे जो इल्जाम थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो जब ये पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे वहाँ पे पहली दफ़ा USA गए थे, तो उस वक्त पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उन्होंने इनकी ये बातचीत की जिसमें सलमान अहमद जो थे वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी सिंगर जो हैं, उन्होंने बाद में एक अदर जो तस्वीर थी उनकी US ये स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी समथिंग की बकायदा तस्वीर के साथ शुक्रिया अदा किया था कि आपने इनकी खतीजा शाह साहबा की ये रिलीज में बड़ा अहम रोल अदा किया। ये तो मतलब रिकॉर्ड पे चीजें हैं, ट्वीट भी हुई थी। तो वो ये बताना चाह रहे थे सलमान अहमद साहब के खतीजा शाह साहबा के रिलीज में मेरा बड़ा हाथ है। और खतीजा शाह साहबा जो है वो क्योंकि वो US से नेशनल थी, सो अमेरिकन ने उस पे बात की और आर्मी चीफ से की थी। तो वो तो हमें उसका नजर है कि वापस है तो उसके बाद खतीजा शाह साहब की जमानत होगी। अब खतीजा शाह साहब के बाद 2-3 ऑप्शन थे कि अमेरिकन दरमियान में है, जमानत हो गई है, 9 महीने आपने वहाँ पे मुश्किल वक्त था, आपकी फैमिली बच्चे सारे, और कोई आम भी नहीं है खतीजा शाह साहबा। मतलब साबिक आर्मी चीफ जो थे उसमें आसिफ जंजुआ साहब उनकी नवासी हैं, और फिर उसके बाद खुद उनके जो उसमें वाले साहब जो हैं वो डॉक्टर सलमान शाह वजीर खजाना रहे हैं। सो ही
और अपनी भी उनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है। सो अब उन पर लोगों का दबाव आया ना, फौज पे भी आया, एस्टेब्लिशमेंट पे, कि भाई साहब खतीजा शाह साहबा भी तो थी, उनको तो कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, जो मतलब विजिबल भी थी, उनकी वीडियोस भी नजर आ रही थी, नौ मई को भी आई, बाद में बहुत सारे, मतलब हम भी फॉलो कर रहे थे उनकी चीजों को, बाकी लोग भी कर रहे थे। सो जब इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई तो उन पे दबाव आया कि भाई साहब आपने ये खतीजा शाह साहबा को क्यों नहीं किया। सो दबाव की वजह उनको पकड़ना पड़ गया आर्मी को कि अपने घर से शुरू करें। अब ये ना देखें क्योंकि आर्मी चीफ की वो है नवासी हैं, तो लिहाजा आप उनको कुछ नहीं कहेंगे। सो ये पब्लिक प्रेशर भी था, मीडिया प्रेशर भी था, उन्होंने खतीजा शाह साहबा को पिक किया या उनको गिरफ्तार डिटेन किया। और फिर उससे बड़ा प्रेशर आया ये अमेरिका का, इन्होंने छोड़ भी दिया, जमानत भी छोड़ दिया। अब खतीजा शाह साहबा के पास 2-3 ऑप्शन थे, दरमियान में उनको मिला भी, आपको याद है उनको ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कैदियों की हालत इज़हार के लिए कमीशन का मेंबर भी बनाया कि आप जाएं चेक करें, क्योंकि 9 महीने आप रह चुके हैं। अब 2-3 ऑप्शन थे उनको, या तो वो अंडरग्राउंड रहती, खामोश रहती, वो चीज़ें सारा तूफान थमने देते, फिर सामने आते, लेकिन उनके अंदर का एक एक्टिविज्म है और उनका अपना चॉइस है, बिल्कुल एक्टिविज्म के वो बिलीव करती हैं। ज्यादतियाँ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, गलत हो रहा है लोगों के साथ, उनको जस्टिस नहीं हो रहा, फेयर प्ले नहीं हो रहा, खान साहब के साथ, पार्टी के साथ, व्हाटएवर, उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने उसके बाद भी दोबारा आके उसमें हिस्सा लिया। शायद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए भी उनको सजा पे वो नहीं किया, उनको भी मतलब फवाद चौधरी साहब या शाह कुरैशी साहब की लिस्ट में नहीं रखा। एडमिनिस्ट्रेशन बदल गई है यूएसए की, जरा जहन में रखिएगा। जो खतीजा शाह साहब वो डेलिकेट लाइन नहीं दे सके कि उनको जो रिलीफ मिला था वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लेके दिया था। आपकी दफा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके बारे में कहते थे कि तो खान साहब को भी रिहा करवाएंगे। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे आर्मी चीफ तो खुद मुलाकात करके आए हैं, आजकल हमारी तो बल्ले बल्ले चल रही है दोनों के साथ। सो लिहाजा उन्होंने कहा जनाब के ट्रंप साहब जो है खतीजा शाह साहबा के लिए हमारे ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, ना मार्को रूबियो जो है ना वो हमें कहेंगे जो माजी में कहा गया था। सो मेरा ख्याल है दैट्स अ कॉन्फिडेंस लेवल जिसकी वजह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि खतीजा शाह साहबा ने दोबारा जमानत के बाद भी वो एक्टिविज्म जारी रखा है। सो मुझे ये फील होता है, माई फीलिंग रीडिंग, कि इसका उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है कि ये फैसला हमने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में किया था इनको रिलीफ देने का। नई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिलचस्पी नहीं होगी खतीजा शाह साहबा को रिहा कराने में, जमानत कराने में। अब देखना, सलमान के साथ भी आजकल लड़ाई चल गई है, उसके साथ ही वो बुशरा साहबा का और उनका बड़ा मसला फटे चले थे, सलमान भी आजकल नजर नहीं आ रहे। अब इनके खतीजा शाह साहबा के लिए कौन लॉबिंग करता है यूएस में, इसमें ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में? नो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, तो वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक नाज़रीन, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और खबर है वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम खबर शामिल करेंगे। पिछले कुछ दिनों में नेपाल में एक अहम मूवमेंट जो है वो देखी गई, जिसको लीड किया जेनजी ने इसको लीड किया अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट नेपोटिज्म, इनइक्वालिटी, सोशल मीडिया ब्लैकआउट, और इसको फाइनल रेवोल्यूशन का नाम दिया। इसमें 20 अफराद ने अपनी जान तो खोई, लेकिन इन्होंने नेपाली वजीर आजम को भी चलता कर दिया, उनकी भी छुट्टी जो है वो करा दी, और ये कहा जा रहा है कि इस रेवोल्यूशन को जेनजी ने जो है वो लीड किया है। क्या कहेंगे? बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आई नेपाल से। अभी तो आपने कहा चले वहाँ पे रजीम चेंज होते रहते हैं, हसीना वाजेद साहबा को भी हमने रिसेंटली देखा, इस खित्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं। अब तक तो हम सुनते थे अरब स्प्रिंग, हम सुनते थे, अब लगता है है कि यहाँ साउथ एशिया स्प्रिंग भी शुरू हो चुकी है। अभी हमने रिसेंटली जैसे देखा, इसकी बांग्लादेश की मिसाल देखी, हसीना वाजेद साहबा थी, अभी हम नेपाल की देख रहे हैं। और इसमें जो अनफॉर्चुनेट और वेरी सैड इंसिडेंट हुआ है कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ हैं, उनको भी घर को इन्होंने जाके, जब प्रोटेस्टर आग लगे वो घर के अंदर थी, तो उनको भी बर्न, वो भी जल गई हैं उसमें और उनकी डेथ हुई है उसमें। सो जी अभी उसकी खबरें आ रही थी कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो उनकी बेगम साहबा जो थी या खातून अव्वल, वो भी उसमें जली हैं जब घर को आग लगे। ये मॉब, जब मॉब जाता है तो मॉब तो फिर ये कुछ करता है, फिर मॉब नहीं देखते, वो घर में उसमें एंटर हुए हैं, घर को आग लगाई है, पार्लियामेंट को आग लगाई है, दीगर चीज़ों को आग लगे। सो शी हैज डाइड, दैट हैज बीन कंफर्म्ड एज वेल, और उनको लेकर गए हॉस्पिटल, लेकिन वो उसमें वो आके नहीं बच सकी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, अब 2-4 इसमें अब चीज़ें देखने वाली। नेपाल जो है एक अभी मोनार्की में से निकलने की उसमें निकल रहा है, एक लूज किस्म की, एक आप कह लें उनकी इतनी ज़्यादा इतनी ट्रेडिशनली स्ट्रांग डेमोक्रेसी नहीं है कि जो इस तरह के झटकों को वो कर सकती, वो मतलब रोक सकती। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या इंडिया या दीगर मुल्कों में या और भी हों, जब आप ज़्यादा लगाते हैं उन कदगने लगाते हैं लोगों की बोलने पे, बात करने पे, ह्यूमन लिबर्टी पे, कुछ भी इंसान जब से बगावतें करते हैं अपनी फ्रीडम के लिए, लोगों ने हमेशा बगावतें भी की हैं, वो बोलने की फ्रीडम हो, मूवमेंट की हो, सो किसी ना किसी हद, ठीक है मान लिया कि किसी को मदर पितर आज़ादी भी नहीं दी जा सकती किसी रियासत में, कि रियासत ही ना रहे, आप इतनी आज़ादी दे दें, लेकिन लोगों को इतनी भी आप उन पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ना लगा सकें कि लोग आप पे तनकीद ना कर सकें, फिर जमहूरियत का फिर राइट नहीं रह जाता। एक
किंगशिप में, मोनार्की में क्या फ़र्क है? यही वहाँ पे अरब स्प्रिंग में क्या हुआ कि लोगों के पास सब कुछ था, पैसा था, उनकी खुशहाली थी, वो लिबिया हो, आपका टीनोस हो, या आपका फिर उसका इजिप्ट हो, या दीगर, ये बड़े रिच ममालिक थे, रिच लोग थे, कोई भूखे नहीं थे। भूख की वजह से उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया। अरब स्प्रिंग कोई भूख की वजह से नहीं आया था कि लोगों को आज़ादियाँ फील नहीं होती थी कि यार हमें बात करने की, हमारे ऊपर एक सफोकेशन है, घुटन का माहौल है, सो उन्होंने रिवोल्ट किया। तो सेम गोज फॉर सम अदर एरियाज एज वेल कि जब आपकी जनरेशन जी जो है आज के दौर में, आप फेसबुक पे आपने पाबंदी लगा दी। अब फेसबुक पे लोगों का मतलब है, अब ये एक तरह का न्यू नॉर्मल है, ये वे ऑफ लाइफ है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, अर्निंग प्लेटफॉर्म है लोगों को पैसे मिल रहे थे। आपका नौजवान लगा तो आप पे तनकीद भी कर रहा था, ठीक है, आप अपने आप को ठीक रखें। तनकीद क्या हो रही थी कि आपकी जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली के थे या बाकी हुकूमत के लोग थे, उनके जो बच्चे थे, फैमिलीज थी, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, यहाँ पे अपने ब्रांड के साथ वो पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे, वीडियोज कर रहे थे। लोगों को फील हुआ कि भाई साहब ये हमारा पैसा है, हमारी चीजें हैं, और ये बैठ के सारी अयाशी कर रही है, फैमिलीज कर रही हैं। सो जमहूरियत में आपको लोगों की तरह ही एक्ट करना। हमारे यहाँ भी कुछ ये शख्सियात को बड़े शौक हैं इन्हीं चीज़ों के, बैग दिखाने के, जूते दिखाने के, चीज़ इलीट क्लास जो है, और बाद में कहते हैं हमारे पैसे हैं, आप लोग कौन होते हैं ये करने वाले। पिछले दिनों आपने ये सुना भी होगा, उन्होंने आजमा बुखारी साहब ने कहा था पंजाब में, जी हमारे ये पैसे हैं, हम अपने पैसों से अपने बच्चों को जापान लेके गए हैं, अपने जापान से लेके। ये चीजें नहीं अवाम और तरीके से देख रही होती है। मरियम नवाज साहब क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, उन्हें भी ये चीजें देखनी होगी कि आपके ब्रांड, आपके कपड़े, जूते बेशक अपने उससे होंगे, लेकिन अवाम उसको कैसे ट्रांसलेट करती है। कि नेपाल में लोगों ने देखा कि आप अगर आके हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपको अपने बच्चों को भी उसी तरह सादगी से रखना है। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में लोगों को आप एक उसमें कहते हैं या तो हुक्मरानी की तरफ आए ना, घर बैठे। हुक्मरान बनना है तो आपकी स्क्रूटनी भी होगी, आप पे तनकीद भी होगी, और आपकी एक एक एक्ट को, चीज को चेक भी किया जाएगा, एग्जामिन भी किया जाएगा। ऊपर से आपने पाबंदी लगा दी, आपका ख्याल था कि इस पे पाबंदी लगा देंगे लोगों पे तो हमारी तस्वीरें नहीं शेयर होंगी और कोई हम सेफ होंगे एक उसमें। सो वो तो इतना बड़ा रिएक्शन है। और यूथ का जैसे आपने उसको जनरेशन जी का है, उनको आपने जब ये उसमें ये चले गए कि भाई साहब अब हम आपको देखने भी नहीं देंगे, अब हमको यूज भी नहीं करने देंगे, और अपना भी लाइफ स्टाइल वही रखेंगे जिस पे आप इतराज कर रहे हैं, तो फिर लोगों ने तो रिएक्ट करना था, फिर नौजवानों ने आना था। बट दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वी होप कि सेनेटरी रिटर्न्स टू द प्रोसीडिंग्स वर वेरी डिस्टर्बिंग। ट्रेंड भी चलाया गया, नेपो किड जो है वो वहां पे ट्रेंड चल रहा था, और इन द एंड उसको विड्रॉ भी कर लिया उस बैन को एक्चुअली वहां की हुकूमत ने, सोशल मीडिया। लेकिन इट वाज टू लेट। डीपर डिसकंटेंट जो है लोगों का वो जो है वो नजर आने लगा, एंड दैट टुक ओवर। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।